नमस्कार सभी छात्र छात्राओं का रामानंद क्लासेज में स्वागत है। आज हम जो है बाल विकास के जो कल मैंने आपको 15 सिद्धांत बताए थे उनमें से एक सिद्धांत की आपको व्याख्या भी की थी। तो उसके बाद जो बाल विकास का सिद्धांत आता है वो है व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। इस सिद्धांत को अद्वितीय विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो इस सिद्धांत को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? अद्वितीय विकास का सिद्धांत। तो देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार सभी व्यक्तियों में विकास एक समान नहीं होता। ये इस सिद्धांत के प्रतिपादनकर्ता का मानना है। तो इस सिद्धांत को हम दो चरणों में पढ़ेंगे। पहला जो है पॉइंट में इस सिद्धांत का लेकर के चल रहा हूं कि विकास की गति में व्यक्तित्व भिन्नताएं, विकास की गति में व्यक्तित्व भिन्नताएं तो इसके अंतर्गत सभी बालकों का विकास एक क्रमिक विकास होता है, यानी क्रमबद्ध तरीके से विकास होता है। सभी बालकों का विकास क्रमबद्ध तरीके से होता है। ये इस सिद्धांत का मुख्य पॉइंट है। तो अब देखिए, इसमें जो क्रमबद्ध तरीका है, तो यानी कहने का मतलब है एक बालक जो है जन्म के पश्चात जो है वो क्रमिक विकास करता है। कैसा विकास करता है? क्रियात्मक विकास। वो क्रियात्मक विकास के अंतर्गत तो सबसे पहले कोई आपने देखा होगा कि शिशु यानी बालक, चाहे वो बालिका शिशु हो या बालक शिशु हो, सबसे पहले शिशु करवट लेना सीखता है। शिशु क्या सीखता है? करवट लेना। पहले वो बच्चा अपने विकास के अंतर्गत, डेवलपमेंट के अंतर्गत वो इधर से उधर करवट लेना प्रारंभ कर देता है। और ये आप प्रैक्टिकली रूप में भी आपके परिवार में कोई छोटा बच्चा है, शिशु है, तो उसकी इस अवस्था को आप देख सकते हैं। उसके बाद वो बैठना सीखता है। उसके बाद वो क्या सीखता है? बैठना सीखने लगता है। और बैठना सीख जाता है तो उसके बाद वो घुटनों के बल चलना सीखता है। उसके बाद वो क्या सीखता है? घुटनों के बल चलना सीखता है। जैसे आपके माता पिता ने
कहते हुए सुना होगा कि उसका बालक जो है उसने करवट बदलना शुरू कर दिया, उसके बालक ने जो है बैठना शुरू कर दिया, अब वो बैठने लग गया है और उसका बालक जो है घुटनियों के बल चलने लग गया है। उसके बाद धीरे धीरे वो सहारे की सहायता से पैरों पर खड़ा होकर रखना चलना सीखता है। तो इसके बाद जो क्रमिक विकास में आता है, क्रियात्मक विकास में, वो पैरों पर खड़ा होकर के चलना सीखता है। पैरों पर खड़ा होकर चलना सीखता है। अब ये इसके बाद जो क्रमिक क्रियात्मक विकास करता है वो दौड़ना। वो भाग करके अपने पिता के पास पहुंच जाता है, अपनी माँ के पास आ जाता है, अपने परिवार में इधर उधर घूमता है। तो यानी वो दौड़ना सीखता है। पैरों पर जब चलने लग जाता है तो उसके बाद वो क्रमिकबद्ध तरीके से दौड़ना सीखता है। उसके बाद वो चढ़ना सीखता है। वो चढ़ने का प्रयास करने लगता है। जैसे वो घाट है आपकी या तकत है तो उसको उस पर चढ़ना सीख जाएगा, सीढ़ियों को चढ़ना सीख जाएगा, उतरना सीख जाएगा। लेकिन ये विकास जो हुआ है क्रमिक, वो हर किसी में समान नहीं होता। ये सत्य बात नहीं है कि एक बालक करवट लेना सीख रहा है तो एक बालिका उस समय करवट लेना उसी टाइम सीख जाए। बाकी प्रोसेस यही होता है, लेकिन टाइमिंग उनका अलग अलग हो सकता है, क्योंकि उनके क्रियात्मक विकास में हमारे भिन्नताएं पाई जाती हैं। अब ये भिन्नताएं उसके आसपास के वातावरण और आनुवंशिक गुणों के आधार पर होती है। अगर बच्चे को, ऐसा बालक को, शिशु को माहौल मिलता है, आप उसको जल्दी जल्दी प्रोत्साहन देते हैं, उसकी एक्टिविटियां जल्दी जल्दी होने लग जाती हैं, वो जल्दी ही बैठना शुरू, आपने देखा होगा आपका पड़ोस का एक बालक जल्दी बैठना शुरू कर देता है, जबकि उसी पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति का बालक उस समय केवल करवट लेना ही सीखता है, वो बैठ नहीं पाता, फिर लुढ़क जाता है। तो ये क्या है? वातावरण व माता पिता के प्रयास पर डिपेंड करता है। और बच्चे भिन्न भिन्न उम्र में ये क्षमताएं प्राप्त करते हैं। एक उम्र में एक समान सभी बालक ये क्रियात्मक जो है विकास नहीं कर पाते। तो इसका मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं कि एक बालिका 9 महीने में चलना सीख जाती है। एक बालिका 9 माह में चलना सीख जाती है, जबकि दूसरी बालिका जो हम उम्र है, एक बालिका ने 9 माह में चलना शुरू किया और दूसरी 9 माह में भी नहीं चल पाई, उसने जो है 13 माह में चलना सीखा। 13 माह में चलना सीखा। तो विकास तो वही था, लेकिन उनमें समयों का डिफरेंस आ गया। अब इसी प्रकार देखिए, कुछ बालक 3 वर्ष की उम्र में ही रंगों की पहचान कर लेते हैं, नाम सीख लेते हैं, वो जो है काउंटिंग करने लग जाते हैं, गिनतियां बोलने लग जाते हैं। तो
कुछ बालकों में बौद्धिक स्तर पर जो है 3 वर्ष की उम्र में ही वो रंग की पहचान करना सीख जाते हैं और नाम बोलना सीख जाते हैं और वो जो है उनका बौद्धिक स्तर अन्य हम उम्र के बालकों से उच्च होता है। अब देखिए कुछ 5 वर्ष में इन कार्यों को सीखते हैं, तो एक ने तो 3 वर्ष में ही रंगों को पहचानना, नाम सीख लिया और गिनती बोलना सीख लिया, लेकिन एक बालक 5 वर्ष में ये क्रियाएं करना सीखता है। तो ये व्यक्तिगत भिन्नताएं आ गई। अब देखिए लड़की के मामले में, बालिका के मामले में देखें तो कुछ बालिकाओं के मासिक प्रसव, मासिक धर्म जो है मासिक चक्र 10 वर्ष की उम्र में ही प्रारंभ हो जाता है और कुछ बालिकाओं का मासिक चक्र 13 वर्ष की उम्र में हो जाता है। तो ये उनके आंतरिक जो आनुवांशिक हार्मोन्स का डेवलपमेंट है वो इसमें जल्दी हो गया और इसमें बाद में हुआ। तो विकास में लिंग संबंधी भिन्नताएं, इसकी जो दूसरा चरण है इस सिद्धांत को समझने का, वो है हमारा कि विकास में लिंग संबंधी भिन्नताएं। एक तो क्रियात्मक भिन्नताएं देखी आपने, और अब देखेंगे हम कि इस सिद्धांत के तहत कि विकास में लिंग संबंधी भिन्नताएं, विकास में लिंग संबंधी भिन्नताएं। अब देखो विकास में लिंग संबंधी भिन्नताओं को हम देखते हैं तो लड़का और लड़की यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब देखिए लड़कों की तुलना में लड़कियों का कंकाल तंत्र तेजी से विकसित होता है। जन्म से पहले हम लिंग संबंधी भिन्नताएं जो देखते हैं, जन्म से पूर्व वो क्या देखते हैं कि लड़की का कंकाल तंत्र, लड़की का कंकाल तंत्र लड़कों की तुलना में, लड़कों की तुलना में तेजी से होता है, तेजी से विकसित होता है। तो ये लिंग संबंधी भिन्नता के आधार पर हुआ। और हम देखते हैं कि एक लड़के की तुलना में 2 वर्ष पहले लड़कियों में यौवना अवस्था के लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। तो लड़कियों में यौवनावस्था लड़कों की तुलना में 2 वर्ष पहले
प्रारंभ हो जाती है। इसी प्रकार तो ये जो मैंने भिन्नताएं बताई, ये आनुवांशिक प्रभाव और परिवेश संबंधी परिस्थितियों के कारण भिन्नताएं पाई जाती हैं। ये लिंग संबंधी जो भिन्नताएं पाई गई जाती हैं वो आनुवांशिक और आनुवांशिक प्रभाव व वातावरण परिस्थितियों के कारण भिन्नताएं पाई जाती हैं, इसीलिए शिक्षक और प्रशिक्षण उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के अनुसार होना चाहिए। इस सिद्धांत का सार क्या निकला कि किसी भी बालक या बालिका की शिक्षण और प्रशिक्षण यानी शिक्षण का कार्य, अध्ययन का कार्य एक लड़के की तुलना में एक लड़की का उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप ही कराना चाहिए। दूसरा, इसी प्रकार शिक्षण विधियां जो है, प्रशिक्षण जो है टीचरों को दिया जाता है, लेडीज टीचर को और जेंट्स टीचरों को, तो वो प्रशिक्षण भी उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ही सरकार करती है। तो ये सिद्धांत इसी बात पर बल दे रहा है कि शिक्षण और प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पूर्ति के हिसाब से होना चाहिए या कराया जाना चाहिए। तो अब हम ये आपने पहला सिद्धांत देखा, इससे पहले आप एक सिद्धांत और देख चुके हैं। तो अब हम आगे दूसरे सिद्धांत की हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में, जो इस वीडियो का दूसरा चरण है हमारा। पहले मैं 3 चरणों में वीडियो बना रहा था, अब मैं 2 चरणों में आपको वीडियो बना रहा हूं, जिससे आप कम समय में ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर सके। तो दूसरा जो है वो है विभेदीकरण व एकीकरण का सिद्धांत। विभेदीकरण व एकीकरण का सिद्धांत। ये सिद्धांत जो है, विभेदीकरण क्या होता है? विभेदीकरण का अर्थ ये होता है कि सरल से जटिलता की ओर विकास होता है, तो वो विभेदीकरण कहलाता है। और यदि 2 विशेष ऊतकों की समन्वय से कोई नया तंत्र बनता है, तो वो एकीकरण कहलाता है। तो इस प्रोसेस यानी इस सिद्धांत के अनुसार स्त्री पुरुष, स्त्री में गर्भाशय में अंडाणु पाए जाते हैं और पुरुष में शुक्राणु पाए जाते हैं। वैसे बायोलॉजी का विषय है, लेकिन आपको ये क्रमिक पूरा सिस्टम समझ में आना चाहिए। तो स्त्री के अंडाणु पाया जाता है और पुरुष के शुक्राणु होता है। तो निषेचन की क्रिया जब होती है, क्या होती है? निषेचन।
निषेचन की क्रिया जब होती है तो एक कोशिका का जन्म होता है। क्या होता है? निषेचन की प्रक्रिया के फलस्वरूप एक कोशिका का जन्म होता है। एक कोशिका का जन्म होता है जिसको हम युग्मज कहते हैं, जिसको युग्मज कहते हैं। ये युग्मज तेजी से बढ़ते हैं। इनकी ग्रोथ जो है, वृद्धि जो है, वो तेजी से होती है और एक ही प्रकार की असंख्य कोशिकाएं बन जाती हैं और एक ही प्रकार की अनेक कोशिकाएं निर्मित होती हैं और ये विभिन्न विशेषताएं प्राप्त करके, ये कोशिकाएं विभिन्न विशेषताएं प्राप्त करके और ऊतक बनाती हैं, भिन्न भिन्न ऊतक बनाती हैं। तो कोशिकाओं से क्या बनते हैं? ऊतक। और ये ऊतक जैसे आपके इंद्रियां हैं, ऊतकों में कौन कौन से हैं? जैसे इंद्रियां, दूसरा आपकी हड्डियां और रक्त जैसे ऊतकों का निर्माण होता है। इन ऊतकों का कार्य विशेष होता है। हर ऊतक का अपना अपना एक विशेष कार्य होता है। इन ऊतकों के कार्य विशेष होते हैं। कैसे होते हैं? विशेष। फिर ऊतकों का समन्वय होता है। ऊतकों का क्या होता है? समन्वय होता है और इन समन्वय के कारण फिर जो गर्भाशय में जीव पल रहा होता है, उस गर्भाशय में जीव के पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, और आमाशय, आपके लीवर, किडनी जैसे जटिल तंत्रों का निर्माण होता है। तो देखिए, यहां समझिए कि इंद्रियां, हड्डियां और रक्त जैसे ऊतक जब निर्मित होते हैं तो उस प्रक्रिया को हम विभेदीकरण कहते हैं। विभेदीकरण के अंतर्गत हमेशा सरल से और जटिल का निर्माण होता है। यानी सामान्य से विशिष्टता की ओर, सामान्य से विशिष्टता की ओर जीव का विकास होता है। उसके बाद पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र जैसे जटिल तंत्र बनते हैं और वो ऊतकों के समन्वय से बनते हैं, यानी ऊतकों के मिलने से बनते हैं। इसलिए इस क्रिया को एकीकरण कहते हैं।
इसीलिए सिद्धांत का नाम विभेदीकरण व एकीकरण का सिद्धांत रखा गया। अब देखिए, यहीं पर मैं आपको जो आगे काम आएगा कि स्त्री और पुरुष में गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो स्त्री में एक्स गुणसूत्र होते हैं और पुरुष में वाई गुणसूत्र होते हैं। जब निषेचन की क्रिया होती है तो स्त्री का एक्स और पुरुष का एक्स यदि मिलता है तो बालिका का जन्म होता है। यदि संयोगवश आपका निषेचन की क्रिया के दौरान स्त्री का एक्स गुणसूत्र और पुरुष का वाई गुणसूत्र मिलता है तो एक्स वाई गुणसूत्र का निर्माण होता है और जीव फिर आपका बालक होता है। यहां बालिका होती है। तो आनुवांशिकता के सिद्धांत पर हम इनको अच्छी तरीके से समझेंगे। जीनों के विनिमय होते हैं, इनको हम अगले सिद्धांतों में समझेंगे। तो आज हमने दो सिद्धांत देखे थे, विभेदीकरण व एकीकरण का सिद्धांत, और दूसरा सिद्धांत आपने जो देखा था वो व्यक्तित्व भिन्नता का सिद्धांत देखा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन के बटन को प्रेस करें जिससे आपको अपकमिंग वीडियोज की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। एक सबसे महत्वपूर्ण बात वो ये है, जो अंत तक वीडियो को देख रहे हैं, कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप टॉपिक से संबंधित कमेंट्स कर सकते हैं। मैं अपना बेस्ट से बेस्ट देने का प्रयास करूंगा। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।